आज के इस लेक्चर में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं। अब वन शॉट का मतलब जनरली होता है बहुत शॉर्ट लेक्चर, क्योंकि बहुत जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ता है और ये जल्दी हेल्प होता है पेपर से एक दिन पहले जल्दी जल्दी में रिवाइज करने के लिए चीज़ों का। तो इसमें उतनी डीपली नहीं पढ़ाया जाएगा जितना डीपली मैंने नॉर्मल लेक्चर में पढ़ाया है। अगर डीपली पढ़ रहे हो, अभी पेपर से जल्दी नहीं है, तो आप नॉर्मल लेक्चर ही देखो। वन शॉट इज ओनली फॉर रिवीजन, तो इसमें उतना डीपली नहीं पढ़ाया जाएगा और ज़्यादा सी चीज़ें बस मैं बोलूँगा, बोर्ड में बहुत कम चीज़ें लिखी जाएगी। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं? हर वो एलिमेंट जिनका वेल एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में आते हैं, डी सबसेल में भरा जाता है, उनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। जिनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर मैं बताऊं, जो होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 4s122 3 0 हो सकता है, 0 to 2 कह सकते हैं, 0 to 2 और 3d1 to 10 होता है, ns तो फर्स्ट वाला होगा ns और n-1 1 to d2 1 to 10 होता है डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तीन सीरीज के बारे में हमें पढ़ा, हमने इस डी ब्लॉक में तीन सीरीज के बारे में पढ़ा, 3D 4D और 5D सीरीज के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम सबको पता है 4s1 4s2 4s3, अब इतना उसमें जानना नहीं। अगर एक चीज बता देता हूँ कि सवाल आता है कि क्रोमियम में और कॉपर में एक्सेप्शन क्यों आता है, तो कारण इसका सिर्फ इतना है कि उन दोनों की पहली बात तो स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया, स्टेबिलिटी या कहीं सिमेट्री उनके उस ही ऑर्बिटल में ज़्यादा होती है, मतलब उस ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में ज़्यादा होती है कि ये वाला क्रोमियम का होता है 4s1 3d5 और कॉपर का होता है 4s1 3d10। ये देखो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। दूसरा आता है दूसरा जो कारण आता है, जिसको मैंने अच्छे से लेक्चर में एक्सप्लेन किया, उसको कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। वो होता क्या है वो मैंने वैसे तो अच्छे से समझा दिया, वहाँ उस लेक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे बस मैं बता दे रहा हूँ एक्सचेंज एनर्जी का मतलब होता क्या है। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब होता है, देखो अभी इतना तो मैं समझा नहीं सकता, जनरली होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पैरेलल स्पिन में होता है, वो डी इलेक्ट्रॉन के जिनकी स्पिन सेम होती है, इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन सेम होती है, वो सब अपने अपने मतलब क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अपनी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। अब जो जितना अगर पता है उसको उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होते हैं। इसके अलावा हमने कंप्लीटली किस में बात कर रखी है, मेन लेक्चर में बात कर रखी है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं। अब सवाल आता है ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन ये है, एलिमेंट दोज हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। पार्शियली फिल्ड मतलब आधा भरा होना चाहिए, ना ही पूरा ना ही खत्म, मतलब ये देखो पार्शियली डी, ना ही d0 ना ही d10, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ कितना होना चाहिए, d1 से d9 तक। इसलिए जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसमें भी, इसमें ऑक्सीडेटिव स्टेट में भी 3D जो होता है पार्शियली फिल्ड नहीं दे पाता। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक की। सबसे पहले आता है मेटेलिक स्ट्रक्चर, मेटेलिक प्रॉपर्टी। देखो अब Hg को छोड़ दो, मर्क्यूरी को छोड़ दोगे तो और सब जगह होते हैं, सबसे सारे ट्रांजिशन एलिमेंट मेटेलिक स्ट्रक्चर में रहते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, मैग्नेटिक, हाई टेंसाइल, लस्ट्रस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई की, एटॉमिक रेडियाई की बात करूं तो जनरली हमें बताना चाहिए कि जो एटॉमिक रेडिया होती है वो लेफ्ट टू राइट उसका साइज जो होता है डिक्रीज करता है। एटॉमिक रेडिया का लेफ्ट टू राइट जो होता है साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट साइज जो होता है डिक्रीज करता है, कारण Z इफेक्ट इंक्रीज करता है। और टॉप टू डाउन साइज जो है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज करता है। ठीक है, कुछ इसमें एक्सेप्शन बीच बीच में आते हैं कि जो पीरियड्स में अगर मैं बात करें तो स्टार्टिंग में साइज डिक्रीज करता है, बीच में कांस्टेंट रह जाता है और लास्ट में इंक्रीज कर जाता है। कारण क्योंकि अब बीच बीच में कारण डिपेंड करता है किसमें क्या हो रहा है। स्कैटरिंग टू क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होता है वो कम होता है किसके मुकाबले, Z इफेक्ट के मुकाबले, और इसके लिए साइज डिक्रीज होता है। क्रोमियम से कॉपर तक आए तो लगभग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और Z इफेक्ट लगभग बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से साइज जो लगभग कांस्टेंट रहता है। लेकिन लास्ट में कॉपर से जिंक की तरफ जब जाते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है किससे मुकाबले, Z इफेक्ट में, इसलिए साइज हो जाता है इंक्रीज कर जाता है। अब टॉप टू अगर मैं डाउन जा रहा हूं तो जनरली साइज इंक्रीज ही करेगा, कारण यही है कि सेल नंबर इंक्रीज करता है। बट कहाँ 4D से 5D जाने में साइज लगभग कांस्टेंट जाता है, किसका कारण सिंपल है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, साइज का डिक्रीज हो जाना ड्यू टू पुअर शेडिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, क्योंकि वहाँ एफ में इलेक्ट्रॉन बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिंपल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का एक बहुत बढ़िया ग्राफ जो कि मैंने कराया था वो की ये है। स्केडियम से क्रोमियम तक बढ़ती है, फिर मैग्नीशियम में डिप खाता है, फिर आयरन में बढ़ती है, फिर कॉपर तक ऐसा रहता है, फिर जिंक में और डिप खाता है। सवाल क्रोमियम, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्डिंग में। मेटेलिक बॉन्डिंग जो है डिपेंड करती है तुम्हारे किसमें, मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, राइट। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्डिंग में, मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में, भाड़ में बीच वाली चीज। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में। सबसे ज्यादा क्रोमियम के होते हैं, इसलिए मैग्नीशियम के पास भी होता है, लेकिन वो स्टेबल है तो वो बॉन्डिंग नहीं बनाना चाहता है। ऐसे जिंक के पास सबसे कम होते हैं, इसके सबसे नीचे, फिर आयरन ऐसे बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ा ग्राफ है। तो जनरल अगर मैं बताता हूँ, ये तो समझना पड़ेगा कारण क्या है। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्ट ये वाला कारण है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्डिंग में, मेटेलिक बॉन्डिंग डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में। जिसके पास जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास उतने ज्यादा उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। ऑक्सीडाइज्ड स्टेट की बात करें, बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करते हैं, धड़ाधड़ वेरिएशन में वेरिएशन। कारण क्या आता है, कारण ये आता है, देखो जनरली डी में 4s भी शो करता है, 3d भी शो करता है, टोटल इतना एटम जो है वो ऑर्बिटल जो है शो करते हैं, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। अगर वो कि फर्स्ट 3d सीरीज में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कौन शो करता है, तो वो मैग्नीज है, +7 तक करता है। बट इंटायर डी ब्लॉक में जो शो करता है सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, वो हैं तुम्हारे कौन, रोहिनियम और ऑस्मियम। ये रोहिनियम और ऑस्मियम +8 सबसे ज्यादा ये शो करते हैं पूरे इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट है। एक्सेप्शन कारण क्यों आता है, अब देखो जिसका तुम्हारा डिपेंड ये करेगा किसके ऑक्सीजन कौन सी स्टेबल होगी, डिपेंड करेगा उनके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में। एक छोटी चीज और बता देता हूँ, जनरली ट्रांस एलिमेंट जिनकी ऑक्सीजन स्टेट बहुत कम होती है, तो अगर मान लो देखो अगर किसी ट्रांस एलिमेंट ने आयनिक बॉन्ड बनाया है तो उसमें उसकी ऑक्सीजन स्टेट कम रहेगी। जैसे ये MnCl2, इसमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 रहती है। बट अगर इसी ट्रांस एलिमेंट ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, जैसे K1O4, देखो अभी वो Mn ही है, बट यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 रहेगी, तो ये रह जाता है हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट। अब आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कोई चीज इसलिए करती है क्योंकि पॉइंट याद रखना, कॉम्प्लेक्स कोई चीज इसलिए फॉर्म करेगी क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। किसके पास, हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब हाई डी ऑर्बिटल, जहाँ पे लिगेंड आराम से क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर वो डोनेट कर पा रहे हैं तो आराम से क्या हो जाएंगे, स्टेबल, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे। ठीक है, ओके। अगला आता है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर भी यही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करता है। ये लो MB मैग्नेटिक बिहेवियर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या कहा जाएगा, पैरामैग्नेटिक, और किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको कहा जाएगा डायमैग्नेटिक। अगर कोई पैरामैग्नेटिक है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी निकाल सकते हैं, जिसको कहते हैं म्यू का फॉर्मूला होता है √n × n+2, राइट। तुम डिफरेंट का निकाल सकते हो, बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट होती है। अगला आता है कैटालिटिक बिहेवियर। कैटालिटिक बिहेवियर मतलब जो ज्यादा डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो कैटलिस्ट जनरेट करते हैं। कहाँ करते हैं, अगर किसी को याद होगा N2 + 3s2 की 2NH3, ये तुम्हारी जो वो होती है बार प्रोसेस होती है, इसमें हमारा जो कैटलिस्ट होता है वो Fe और क्या होता है, मोलिब्डेनम होता है, आयरन और मोलिब्डेनम, जो कि कहाँ के डी ब्लॉक के एलिमेंट है। अगर मैं बात करूँ किसकी, एक बहुत बड़ा हाइड्रोजनेशन, जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 को CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लगाते हैं। उसमें अगर तुम्हें याद हो तो कौन सा मतलब कैटलिस्ट यूज होता है, तो वो होते हैं निकल, प्लेटियम, पैलेडियम, जो कि कहाँ के हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। अगर मैं बात करूँ एक केमिकल केमिस्ट्री मतलब इंडस्ट्रियल मेथड की, तो अगर मैं पता होना चाहिए कि अगर मैं H2SO4 को बना रहा हूँ कॉन्टैक्ट प्रोसेस की मदद से, तो वहाँ पे मेरा V2O5 मेरा कैटलिस्ट होता है, और V2O5 में जो V है वो वैनेडियम कहाँ का है, तुम्हारे डी ब्लॉक का है। तो कारण अगर कोई पूछे तो कारण ये कि सबसे ज़्यादा कैटलिस्ट, ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट प्रॉपर मेटल होते हैं, ज़्यादा सरफेस एरिया देते हैं, इसलिए ये सारे क्या रहेंगे, ये सारे हमारे क्या रहेंगे, ज़्यादा सरफेस एरिया देने की वजह से सारे के सारे
बहुत ज़्यादा क्या देंगे, रिएक्शन को पार्टिसिपेट करेंगे और इनके लिए वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। दूसरा, ये ज़्यादातर अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं। इंटरमीडिएट होता है तो बीच में बनता है। मान लेते हैं ये एक रिएक्शन है, क्या A + B गिव्स AB, इसमें मैंने C दिया है। अगर ये अब मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप से बनते हैं, पहले C जो है A से बनाएगा, साथ ही साथ B से बनाएगा, इन दोनों को पास पास लाएगा, फिर इनमें बॉन्ड बनेगा और ये खुद को निकाल के चले जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अब मान लो ये इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा तो C तो इनको छोड़ेगा नहीं, और अगर ये छोड़ेगा नहीं, अगर ऐसा बन गया और C ने इसको छोड़ा ही नहीं तो फिर इंटरमीडिएट मतलब कैटलिस्ट किस नाम का, कैटलिस्ट तो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ये अनस्टेबल होना चाहिए, इतना अनस्टेबल कि जैसे इनको जोड़े, ये से एक बॉन्ड बनाए तो ये बॉन्ड टूट जाना चाहिए। तो ये कारण होता है कि जो डीप ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी हमने बात करी थी, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंडली करती है तुम्हारे लेफ्ट टू राइट। अगर मैं जाऊँ तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, क्यों? क्योंकि वैसा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है। लेकिन ट्रेंड जो है वो थोड़ा डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों में, जिनको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से बात कर रखी है कि कहाँ पे इंक्रीज हुआ है। एग्जाम्पल मैंने दे रखा था कि जैसे अगर मैं बात करूँ Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, Zn का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल होता है 4s0 3d10। यहाँ अगर मैं बात करूँ क्रोमियम और कॉपर की आयनाइजेशन एनर्जी पहली बहुत कम होती है क्योंकि वो उनको फट जाती है, लेकिन दूसरी बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो 4s0 3d10 और 3d5 वहाँ से उनका हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हट जाता है, इसलिए वो एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ऐसे ऐसे करके अगर मैं बात करूँ तो ध्यान सुनना, जैसे Fe की थर्ड एनर्जी कम होती है और Mn की थर्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये डिपेंड करता है वैसा किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में। अगर मैं अगली बात करूँ ग्रुप में मैंने बात कर रखी थी, ग्रुप में होता क्या है, ग्रुप में बताना चाहिए 3D से 4D आते आते आयनाइजेशन एनर्जी घट जाती है, कारण साइज इंक्रीज हो जाता है। लेकिन 4D से 5D आते आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, कारण लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। लिखा था नहीं, लिखा कोई बात नहीं, लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन बहुत तगड़ी चीज़ है। एफ ऑर्बिटल की पोस्ट शील्डिंग की वजह से वह आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ जाता है, जिसको निकालने में हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकालनी पड़ती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। अगला आता है कलर शो कैसे करता है, कलर शो होता है डीडी ट्रांजिशन CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो डी ब्लॉक होता है वो दो में स्प्लिट होता है, उसी में ट्रांजिशन होता है जिसकी वजह से कलर शो करता है, इसकी वजह से कलर आता है। 3D वाले सबसे इंटेंस कलर दिखाते हैं, 4D और 5D वाले उतना ज़्यादा कलर नहीं दिखाते हैं, कारण हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट। ठीक है, और इतना ही है तुम्हारा जो पूरा डीप ब्लॉक है, वो इतना ही है। 13 मिनट की वीडियो लिखी और इतने में ही पूरा डीप ब्लॉक को समराइज कर पाए। अब जिसने अगर मेरे लेक्चर से अच्छे से पढ़ा होगा, किसी ने अगर अच्छी से पढ़ा होगा तो उसे ये पूरी बात जो मैंने अभी कही सब समझ आई होगी, क्योंकि अभी उसका रिवीजन है। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो उसके तो बाउंसर प्लस सर के ऊपर से क्या होगा। तो अगर किसी कोई अगर पढ़ रहा है ये बिना मेन लेक्चर के वन शॉट लेक्चर को देख रहे हैं, तो मैं सिंपल कहना चाहूँगा कि वैसा पहले मेन लेक्चर को देखो, क्योंकि इस वन शॉट लेक्चर से कुछ नहीं होना है। ये वन शॉट लेक्चर तुम्हारे पेपर से एक दिन पहले या उस लेक्चर की सुबह बस सुनने के लिए, जिस टाइम सो रखे ठंडे का मौसम, क्योंकि अब कौन सा महीना चलेगा, अगस्त है ना, पेपर तुम्हारे ठंडी के मौसम के टाइम में होंगे, उस टाइम में रजाई में उठा मन होता नहीं है, सुबह पढ़ने का मन होता नहीं है, रात को पढ़ दिया, फिर सुबह एक बार रिवीजन करने के लिए बस ये वीडियो चला दी, बस एक रिवीजन के लिए ये सारे काम हो जाएगा। अगर तुमने पहले पढ़ा होगा तो तुम्हारे यहाँ ये रिवाइज हो सकता है, वरना तुम्हारे सर के ऊपर से गया होगा। और इस पॉइंट के बाद आपका डी ब्लॉक चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो चुका है, सारी थ्योरी मैंने करा दी है। एक बार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं वीडियो बना दूंगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं सेमेस्टर के, और तो और तो क्या है, तो बस ठीक ही चल रहा है, क्या जरूरत है। ठीक है, फिर आज लेक्चर खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर अब आई थिंक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।